तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। 1950 की बात है। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुए 5 साल हुए थे। अमेरिका और सहयोगी देशों की इसमें जीत हुई थी। वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से चेंज हो चुका था। जो बदला था उसका सिम्बॉल अमेरिका बना था। ऐसे में खुशी का खुमार अमेरिकी नेताओं के चेहरों से उतर नहीं रहा था। परमाणु बम से दुनिया में खौफ बनाने वाला लिंकन का ये देश अपनी मूछें तैरते नहीं थकता था। तभी एक और युद्ध ने उसे घेर लिया। ये युद्ध बाहर नहीं, घर के अंदर था। ऐसा युद्ध की समझ ही नहीं आ रहा था कि इससे लड़ा कैसे जाए। निपटने का कोई हथियार भी नहीं था खास, क्योंकि ये जंग थी पोलियोमाइलाइटिस या और साफ कहें तो पोलियो के वायरस से। 1952 में अधिकारियों और नेताओं के हाथ पैर फूल गए थे जब पता लगा कि एक साथ 21,000 लोगों को पोलियो ने अपना शिकार बनाया और 3100 से ज्यादा लोगों की इससे मौत हो गई। खौफ ऐसा कि स्विमिंग पूल, पार्क, खेल के मैदान सब सूने हो गए थे। लोग अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज रहे थे। दिन, फिर महीने और फिर साल गुजरने लगे, लेकिन कोई नतीजा नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं। तभी एक वैज्ञानिक जो कुछ महीनों पहले बिल्कुल एक अनजान चेहरा था, उसने पोलियो से लड़ने का हथियार ढूंढ निकाला। नाम था जोनास साल्क। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों का हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख में आज बात पोलियो वायरस की, जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति भी नहीं बच सके। कैसे हुई थी पोलियो की वैक्सीन ईजाद और जिसने बनाया उसने क्यों कहा कि मुझे अपनी बनाई वैक्सीन का एक भी पैसा नहीं चाहिए। पोलियो की हिस्ट्री काफी पुरानी है, 20वीं शताब्दी से भी पहले की है, लेकिन तब इंसान इस वायरस के बारे में ज्यादा जानता नहीं था। उसे बस ये लगता था कि ये एक पैदाइशी बीमारी है और इसलिए इस पर तब कोई ज्यादा शोध हुए नहीं थे। इतिहासकारों के मुताबिक प्राचीन मिस्र की सभ्यता में भी लोग पोलियो वायरस से पीड़ित होते थे। उस समय की कई ऐसी पेंटिंग्स मिली हैं जिनमें लकवे से ग्रसित पतले पैरों वाले लोग दिखते हैं। हालांकि 20वीं शताब्दी से पहले ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं थी, केसेस भी काफी कम आते थे। इस बीमारी का चढ़ाव शुरू हुआ 1901 के बाद। यूरोप और अमेरिका में यह महामारी बार बार फैलने लगी। 1905 के आसपास इस महामारी का प्रकोप फैलना आम बात होती चली गई थी। महामारी फैल रही थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि अपने जाल में इंसान को जकड़ती कैसे है, यानी फैलती कैसे है। ये संक्रामक है भी या नहीं, ये भी नहीं जानते थे। जब यही नहीं पता तो इलाज की बात तो छोड़ ही दीजिए आप। महामारी बढ़ी तो सरकारों ने थोड़ा ध्यान दिया और इसे लेकर यूरोप और अमेरिका में रिसर्च शुरू हुई। पोलियो को लेकर पहली कामयाबी ऑस्ट्रिया के एक डॉक्टर को मिली। इनका नाम था इरविन पॉपर। साल 1909 में इरविन पॉपर ने पोलियो वायरस को कोशिकाओं से अलग किया। पहली बार दुनिया को पता चला कि पोलियो एक संक्रामक बीमारी है। पोलियो पर अभी रिसर्च चली रही थी कि अमेरिका में एक ऐसी घटना घटी जिसने दुनिया को पोलियो के खिलाफ और सीरियस कर दिया। बात 1921 की है। अमेरिकी राजनीति में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एक बड़े सितारे के तौर पर उभर रहे थे। साल भर पहले ही उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी ने उपराष्ट्रपति का अपना उम्मीदवार घोषित किया था। 1921 की गर्मियों में 39 साल के रूजवेल्ट परिवार के साथ छुट्टियां मनाने कैंपोबेलो आइसलैंड पर गए। एक दिन अचानक उनके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। यहाँ अस्पताल ले जाया गया, जांच हुई तो पता चला कि वो पोलियो वायरस की चपेट में आ गए हैं। इसके बाद वो कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाए। हालांकि इसके बाद भी वो सक्रिय रहे सियासत में और 1933 में अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने और जैसा कि हम जानते ही हैं, वर्ल्ड वॉर में उन्होंने यूएस को लीड किया। बड़े अमेरिकी राजनेता के बीमारी की चपेट में आने के बाद रिसर्च और तेज हुई। इस दौरान वायरस ने भी खूब पैर पसारे। अमेरिका में 1940 और 1950 के दशक में यह महामारी चरम पर थी। अमेरिका ही नहीं, तब इसने पूरी दुनिया को जकड़ लिया था। हर साल पोलियो के चलते पूरे विश्व में लगभग 5 लाख लोग या तो अपंग हो जाते या मौत के मुंह में चले जाते। ये संख्या उस समय की वैश्विक जनसंख्या के अनुपात में काफी अधिक थी, यानी पोलियो अब तेजी से पैर पसार रहा था। लेकिन आधी 20वीं सदी बीतने के बाद भी दुनिया को केवल मर्ज के बारे में पता लगा था, इलाज नहीं पता था। पता लगा था कि पोलियो वायरस आदमी की मूंछ के बाल की मोटाई से लगभग 10,000 गुना छोटा है। आमतौर पर यह मुंह के जरिए शरीर में जाता है। इसके बाद ये रक्त कोशिकाओं के माध्यम से केंद्रीय स्नायु तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमला करता है और फिर हड्डियों का डेवलपमेंट रोक देता है और इंसान अपंग हो जाता है। यह भी पता चला था कि इसका सबसे अधिक प्रभाव 5 साल तक के बच्चों पर होता है। कैसे लोग इसका शिकार बनते हैं ये सब तो पता चल चुका था। अब इलाज खोजना था या फिर इससे बचने का तरीका यानी कि वैक्सीन।
जब दुनिया के कई वैज्ञानिक वैक्सीन खोजने पर लगे हुए थे, उसी समय 35 साल का एक युवा डॉक्टर जोनास साक यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में नौकरी के लिए पहुंचा। वो कभी वकील बनना चाहता था, पर अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए उसने मेडिसिन की पढ़ाई की और डॉक्टर हुआ। लेकिन उसने अस्पताल में डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुना। वो चाहता था कि अस्पताल में बैठकर एक एक मरीज को ठीक करने के बजाय कुछ ऐसा करे कि पूरी दुनिया के मरीजों को उससे मदद पहुंच जाए। इस तेज तर्रार युवा को कई लुभावने ऑफर मिले, कई लुभावने मौके मिले, लेकिन फिर भी ये ठहरा नहीं। साल 1947 में जोनास साक को उनकी मंजिल दिख गई। साफ हो गया कि क्या करना चाहते हैं और वो आकर रुके यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में। उन्होंने यहीं पर अपनी एक लैब बनाई और अपने दम पर पोलियो पर रिसर्च शुरू किया। ये बात नेशनल फाउंडेशन फॉर इन्फेंटाइल पैरालिसिस के निदेशक हैरी वीवर को पता लगी। आपको बता दें कि इस फाउंडेशन की शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1938 में की थी, जिसे उस समय पोलियो पर रिसर्च का काम सौंपा गया था। बहरहाल नेशनल फाउंडेशन फॉर इन्फेंटाइल पैरालिसिस के निदेशक हैरी वीवर ने जोनास साक से संपर्क किया। उस समय तक वैज्ञानिक पोलियो के 3 प्रकार के वायरसों के बारे में जानते थे। हैरी चाहते थे कि जोनास साक पता लगाएं कि क्या पोलियो के अन्य प्रकार के वायरस भी मौजूद हैं। यहां से जोनास के काम को पर लग गए, क्योंकि अब उन्हें रिसर्च के लिए एक बड़े संस्थान से उपकरण और फंड्स दोनों मिल रहे थे। रात दिन उनकी मेहनत देखकर जल्द ही उन्हें अमेरिका के पोलियो प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। जोनास ने सब कुछ छोड़ सीधे पोलियो की वैक्सीन बनाने पर काम शुरू किया। जोनास साक ने मरे हुए यानी निष्क्रिय पोलियो वायरस के साथ पोलियो वैक्सीन बनानी शुरू की, जिसे इंजेक्शन की सहायता से बच्चों को दिया जा सकता था। वो दिन था 2 जुलाई 1952 का, जब उन्होंने अपनी वैक्सीन का हजारों बंदरों पर परीक्षण किया। कई परीक्षणों के बाद ये सफल रहा। अब उन्हें इस वैक्सीन का परीक्षण कुछ बच्चों पर करना था, जिसमें जोखिम था। ऐसे में साक ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पिट्सबर्ग इलाके के 2 संस्थानों में बच्चों को वैक्सीन लगाई और तुरंत अपने घर आए। घर आकर अपनी पत्नी और अपने 3 बेटों को घर के किचन में बुलाया। पहले खुद को वैक्सीन लगाई, फिर सिरिंज को पानी में उबाला और निकालकर अपनी पत्नी को वैक्सीन लगाई, और फिर यही बारी बारी से अपने बेटों के साथ भी किया। 26 मार्च 1953 को उन्होंने अमेरिका के नेशनल रेडियो पर इन शुरुआती परीक्षणों के सफल होने की घोषणा की। इसके बाद 1954 में साक ने 10 लाख बच्चों पर अपनी वैक्सीन को टेस्ट किया। 12 अप्रैल 1955 को यह घोषणा कर दी गई कि यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और कारगर है। बताते हैं कि पोलियो की यह वैक्सीन बनाते बनाते नेशनल फाउंडेशन फॉर इन्फेंटाइल पैरालिसिस कर्ज में डूब गया था। तमाम बाधाओं के बाद उसने लेकिन जोनास साक की रिसर्च को बंद नहीं होने दिया। उधर पोलियो की सफल वैक्सीन बनते ही जोनास साक पूरी दुनिया में चर्चित शख्सियत बन गए। बनते भी क्यों ना, उन्होंने काम भी ऐसा ही किया था। लेकिन इस अमेरिकी वैज्ञानिक ने इसके बाद एक ऐसा काम किया जिससे हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में इनके लिए जगह बन गई। वैक्सीन बनने के बाद जब पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोनास साक से पूछा कि इस वैक्सीन का पेटेंट किसके नाम पर है, जोनास साक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसका पेटेंट जनता के नाम पर है। मेरा मतलब ये कि इसका कोई पेटेंट नहीं है। क्या कोई सूरज को भी पेटेंट करवा सकता है? ये जोनास साक कह रहे हैं। उस समय एक मोटा माटी गणित लोगों ने लगाया था और बताया था कि अगर जोनास साक अपनी बनाई पोलियो वैक्सीन का पेटेंट करा लेते तो उन्हें कितना पैसा मिलता। जानते हैं कितना? 5 अरब डॉलर से भी ज्यादा रकम। इतना पैसा के साथ पुश्तें उनकी बैठकर खा लेती, मगर जोनास साक ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे कि वैक्सीन का दाम कम रहे और दुनिया के हर गरीब से गरीब व्यक्ति तक इसकी पहुंच हो जाए, लोगों की जान बचे। आज के लिए इतना ही। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी अभय ने, और जतिन ने इसे आपके लिए कैमरे पर रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। सर भुवन सर, आई लव यू भाई। क्या नाम है आपका? सर अरबाज खान। सर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ सर। सवाल क्या है? हाँ, सर सवाल कुछ नहीं सर, मैं पागल हो गया, मैं भूल गया। बहुत बढ़िया, भगवान तुम्हें जल्दी स्वस्थ करे। बेटा आदिल, एक बात सुन, ये लल्लन टॉप का इवेंट है तो लल्लन फ्लॉप बातें मत कर। तो चंबल की डकैती और अवधोजा की बकैती। स्कूल में कुछ भी गलत हो तो प्रिंसिपल को एक ही नाम याद आता था, अवधोजा। तो मैं उनसे कहता था सर कहीं तो खिलवा दो। सर बैठो चुपचाप। तुम्हारे बाप कभी बॉल पकड़े? उस आदमी ने जिस दिन ये कहा ना कि तुम्हारे बाप कभी बॉल बैट पकड़े, मैंने कहा बैट वैट तो ना पकड़े मास्टर, आज शाम को बताएंगे बैट चलाया कैसे जाता। अब इतने शानदार मेहमान होंगे तो माहौल तो जोरदार होगा ही। इस साल कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं पूछिए मत, खुद आकर देखिए, या फिर किसी को बुलाना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए।
24, 25 और 26 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में जम रहा है लल्लन टॉप अड्डा। फ्री में रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट या ऐप पर दिए बैनर पर क्लिक करके।